ओके यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, अगला टॉपिक, अगला चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई। यस नो? अरे क्लियर? यस सर। मालिक, टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, सुनना बात को ध्यान से, पहले इसका थीम समझना, मजा आएगा आपको बेटा। ओके सर, टाइम ऑफ सप्लाई। सर आपने और मैंने पढ़ लिया, आपने और मैंने पढ़ लिया कि जीएसटी लेवी कब होता है। जीएसटी लेवी कब होता है? आवाज नहीं आ रही होई। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। सर 2 मिनट बुक्स वगैरह सब बंद कर दो सर। 15 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाता हूं दिमाग खराब हो जाएगा बेटा आपका। सुनना ध्यान से, अब जो बात करने वाला हूं ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला सर आपको। पहले समझिए ये टॉपिक बना कैसे है ना भाई। सुनना बात को ध्यान से मालिक। सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज गुड एंड सिंपल टैक्स एज ऑफ नाउ। सर 1 जुलाई 17 से आया, ठीक है, वो छोड़ो, अब मेरा पॉइंट समझिए बेटा। सर जीएसटी लेवी कब होता है? सप्लाई, पर किस दिन मानेंगे कि सप्लाई हो गया? बस दिस इज द टॉपिक। क्यों? क्योंकि किस दिन सप्लाई हुआ, किस वक्त सप्लाई हुआ, दिस इज वेरी मच एसेंशियल। क्योंकि लायबिलिटी कब आएगी सर? हु इज लायबल टू पे टैक्स? सप्लायर। और कुछ एक्सेप्शनल केस में रेसिपिएंट बेटा, पर उसको टैक्स कब पे करना है यार? रुक रुक भाई, क्वेश्चन समझ, आंसर नहीं चाहिए मेरे को आपसे। क्वेश्चन को समझिए बेटा आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं सर आपको। आंसर पता है लाइफ में ध्यान रखना, आंसर इज ओनली ऑफ 2 मिनट्स। केस क्रिएट करना, उसका पिक्चर क्रिएट करना, उस माहौल को क्रिएट करना इज वेरी मच एसेंशियल, ताकि आंसर अपने आप आए, है ना सर। मैं आंसर में फोकस नहीं करता कभी भी, आंसर तो हमेशा 2 मिनट में आता है सर, अगर उसका प्रॉपर डिलीवरी हो गया कि सिनेरियो क्या है साहब। मैं आपको ऐसी सिचुएशन लगे खड़ा कर दूंगा कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर आपका दिल काम करेगा, दिमाग काम करेगा और आंसर आप देंगे सर। पर मेरे को आंसर नहीं चाहिए अभी, गलत करे आप, आपका आंसर गलत है बेटा, मत दो आंसर, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं ना बेटा टॉपिक अब तक यार। सुना, अभी उस माहौल में आप उतर ही नहीं हो, अभी रुको आप। मालिक सर जीएसटी लेवी कब होता है सर? पर किस दिन मानेंगे सप्लाई हुआ, किस टाइम मानेंगे सप्लाई हुआ है सर? क्योंकि जिस टाइम सप्लाई हुआ उस टाइम लायबिलिटी आएगी, और लायबिलिटी आएगी तो पे करेगा ना यार आदमी। समझना बात को ध्यान से। तो किस दिन लायबिलिटी आएगी ये डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन नंबर 12, 13 और 14 इंट्रोड्यूस किया एज टाइम ऑफ सप्लाई। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे पहला स्टेप है लायबिलिटी, सॉरी, सबसे पहला स्टेप है लेवी। लेवी होगा तो लायबिलिटी आएगी, लायबिलिटी आएगी तो पेमेंट की बात आएगी, और पेमेंट नहीं करते हो तो रिकवरी की बात आती है बेटा। तो सर लेवी कब होता है आपने बात कर ली बेटा, पर किस टाइम लेवी हो रहा है, किस टाइम लायबिलिटी आ रही है वो भी तो देखना पड़ेगा। सर आपने और मैंने थोड़ा एक बात करा हुआ है क्या कि जीएसटी पे करना पड़ता है मंथली बेस पे सर। मंथली बेस पे जीएसटी पे करना पड़ता है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जनवरी की लायबिलिटी कब तक बचा? 20th फरवरी या उससे पहले पहले पे करना पड़ता है। 20 फरवरी या उससे पहले पहले आपको जनवरी का लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पर जनवरी का लायबिलिटी पता कैसे पड़ेगा सर? आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपने सप्लाई जनवरी में किया है कि फरवरी में किया बेटा? दिस इज द क्वेश्चन, आंसर नहीं चाहिए। क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन कि सर किस दिन सप्लाई हुआ है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, है ना मालिक? सर दिस इज द क्वेश्चन। नाउ माय पॉइंट इज दैट देश कौन सा? आवाज नहीं आ रही है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। यहां पे गवर्नमेंट को
सर गवर्नमेंट को टैक्स जल्दी चाहिए बेटा, आने दो फटाफट टैक्स। हाँ ना, हाँ ना मालिक, सुनना ध्यान से। सर चलो बैकग्राउंड बता दूंगा इसका पूरा यार, पूरा हिस्ट्री खोल दूंगा इसका यार। चल जीएसटी 1 जुलाई 17 से आया ना बेटा एरिया। तो क्या 1 जुलाई 17 या 1-2 साल पहले सोचा था कि जीएसटी ले आएंगे इंडिया के अंदर? कई साल पहले गवर्नमेंट सोच चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी इंट्रोड्यूस करना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर 1991 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, हाँ है ना भाई। सर ये पॉलिसीज लॉन्च करी थी गवर्नमेंट उस टाइम में बेटा, 1991 में बेटा, कि ग्लोबल लेवल पर सर इंडिया का मार्केट होना चाहिए बच्चों। अरे क्लियर सर, ग्लोबल लेवल के इन्वेस्टर्स इंडिया में आना चाहिए, पर इंडियन टैक्सेशन वर वेरी हेवी, है ना सर। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने देखा कि सर वर्ल्ड वाइड तो जो डेवलप्ड कंट्रीज वहां चलता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और 1991 में तो हमारे यहाँ पे सर्विसेज पे टैक्स था ही नहीं बेटा। सर 1991 में तो हमारे देश में सर्विसेज पर टैक्स था ही नहीं। उस टाइम पे अगर आप कोचिंग पढ़ रहे होते तो नो सर्विस टैक्स, है ना भाई, सुनना ध्यान से बात को। तो सर गवर्नमेंट ने देखा कि गुड्स के मैन्युफैक्चर करने पे एक्साइज लगता है, गुड्स के बेचने पे सेल्स टैक्स लगता है, पर सर्विसेज के बेचने पे हमारे देश में तो कोई टैक्स है ही नहीं। तो 1994 में पहली बार ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस गवर्नमेंट केम आउट विद द सॉल्यूशन ऑफ सर्विस टैक्स। पहली बार 1994 में सर गवर्नमेंट क्या लेके आई बेटा, सर्विसेज पर टैक्स विच इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। और जब सर्विस टैक्स गवर्नमेंट लेके आई तो उस टाइम पे केवल 3 सर्विसेज पर टैक्स लगाया बेटा, कितना, 3, ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, कि देखते देश के अंदर लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं करते, वेदर वी कैन इंप्लीमेंट दिस इन द कंट्री और नॉट, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अरे क्लियर। और सर्विस सप्लायर को समझाया कि हम तुमसे टैक्स नहीं ले रहे, तुम्हारे कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, ऐसे समझाया प्यार से। और सर्विस सप्लायर को बोला कि तुम्हारे कस्टमर से जब तुम प्राइस कलेक्ट करोगे साथ साथ में टैक्स भी कलेक्ट कर लेना। तो ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, गुड्स पे जो टैक्सेस थे, एक्साइज था, सेल्स टैक्स था, ये सब एक्रूअल बेस पे टैक्स थे बेटा। कैसे थे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स है, सप्लायर को टैक्स पे करना है, और जैसे ही उसने सप्लाई कर दिया टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इन केस ऑफ एक्साइज, इन केस ऑफ सेल्स टैक्स, अगर गुड्स बेच दिया, एक्साइज में गुड्स रिमूव कर दिया फैक्ट्री से बाहर, तो सर एक्साइज पे करना पड़ेगा, कस्टमर पेमेंट करे या ना करे। ओ शरी, कस्टमर पेमेंट करे या ना करे, अगर आपने बेच दिया माल तो आपको जीएसटी, आपको एक्साइज या वेट सेल्स टैक्स पे करना ही पड़ेगा, है ना। पर सर्विसेज पर जो टैक्स लगाया 1994 में, इट वाज ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। और एक नया टैक्स जब लगता है तब डायरेक्ट बर्डन नहीं डाल सकते बेटा, वरना लोग तो, जनता तो मना कर दे, हमसे ना हो पाएगा, मना कर दे तो फिर क्या करोगे आप। इसीलिए सर 1994 में जब सर्विस टैक्स आया तो प्यार से समझाया सरकार ने, अरे भाई पप्पू चिंता मत कर, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साहब, हो जाएगा, तेरे को कुछ नहीं करना है, क्लाइंट से पैसा लेके हमको देना है, तेरे को तेरी जेब से कुछ पे नहीं करना है सर। और वो सर्विस सप्लायर ने बोला नहीं नहीं, क्लाइंट अगर पैसे नहीं देता तो तू भी मत देना बस, तो सर्विस टैक्स मत पे करना। मतलब जब 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया तो इट वाज चार्ज्ड ऑन रिसीट बेसिस, कि क्लाइंट से कंसीडरेशन आए तो सर्विस टैक्स पे करना, नहीं आए तो मत पे करना, लेट आए तो लेट पे करना, आधा कंसीडरेशन आए तो आधा पे कर देना, एडवांस में आ जाए तो एडवांस में पे कर देना। जब जब कस्टमर से पैसा आएगा
तब तू सर्विस टैक्स पे कर देना, हमें जल्दी नहीं चाहिए, हमें पहले नहीं चाहिए साहब। पर गुड्स में क्या था बेटा, जैसे ही माल बेचा, जैसे ही माल बेचा साहब, कस्टमर पैसे दे या ना दे आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब गुड्स पे टैक्स था एक्रूअल बेस पे, इनवॉइस इश्यू करते ही टैक्स पे करो। पर सर्विसेज में टैक्स कैसा था बेटा, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, बिल इश्यू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कस्टमर जब पैसे देगा उसमें से सर्विस टैक्स निकाल के पे कर देना। 10 लाख का बिल लिखा आपने, उसने 1 लाख रुपए दिया तो 1 लाख को डिवाइड बाय जो भी सपोज 15% रेट ऑफ सर्विस टैक्स है, डिवाइड बाय 115 इंटू 15 करके जो सर्विस टैक्स बनता है वो पे कर देना, दैट्स इट। एडवांस दिया तो एडवांस पे टैक्स पे कर देना, सर पूरा दे दिया एक साथ तो पूरे पे टैक्स पे कर देना, नहीं दिया तो पे ही मत करना। बोलो, नया टैक्स था ना यार ये, एकदम प्यार से, है ना, चिंता मत कर बच्चे, हो जाएगा, ओ प्यार किया एकदम अच्छे से। सो 1994 में जब पहली बार सर्विस टैक्स आया, आई रिपीट 1994 में जब पहली बार सर्विस टैक्स आया तो इन्होंने क्या किया बेटा, सर प्योरली रिसीट बेस पे रखा सर्विस टैक्स। कैसे रखा बेटा, रिसीट, पैसा आएगा तो सर्विस टैक्स पे करना, नहीं आए तो नहीं पे करना। और सर धीरे धीरे 1994 में जब 3 सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी, धीरे धीरे हर बजट में, हर फाइनेंस बिल में ये कुछ कुछ सर्विसेज और ऐड करते गए, और देखते ही देखते ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ कि भाई साहब यू वोंट बिलीव 2011 तक, मतलब लगभग 17 इयर्स में सर 119 सर्विसेज होगी टैक्सेबल बेटा। 3 सर्विस का 119, 119। हर फाइनेंस एक्ट में कुछ सर्विसेज और ऐड, जैसे गवर्नमेंट को पता पड़ता है कि लोग यहां से भी कमा रहे हैं, लगाओ सर्विस टैक्स, यहां से भी कमा रहे हैं, लगाओ सर्विस टैक्स, ये भी नई सर्विस आई है आजकल मार्केट में, लगाओ सर्विस टैक्स, हर बजट में नई सर्विसेज। केवल जिनको इनको टैक्स नहीं लगाना था उनको छोड़ रखा था, बाकी सब पे टैक्स लगा दिया था। और सर इंटेंशन क्या था, सारी सर्विस पे टैक्स लगाओ। और सर 2011 तक देयर वर 119 सर्विसेज, 17 इयर्स में ये टैक्स लगभग 40 टाइम्स बढ़ गया बच्चों, है ना। और जब ये एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हुआ, फिर तो गवर्नमेंट ने सोच लिया जब सारी सर्विसेज पे टैक्स लगने ही लगना है तो सर हर बजट में नई सर्विस लाना, हर बजट में नई सर्विस पे टैक्स लगाना, हेडेक कौन रखे। 2012 में तो कमाल कर दिया पांडे जी, और बोल दिया क्या, सारी सर्विस पे टैक्स लगेगा, दिमाग खराब मत करना, एक्सेप्ट कुछ सर्विसेज जिनको उनको टैक्स नहीं लगाना था बेटा, है ना। आज भी क्या है जीएसटी में बेटा, ऑल गुड्स और सर्विस और बोथ, जिन पे नहीं लगाना वो आगे एग्जाम के हम पढ़ेंगे, एग्जाम लिस्ट बेटा, है ना मालिक। ये हमने शेड्यूल 3 पढ़ा बेटा, पढ़ा ना हमने बेटा, फ्यूनरल सर्विसेज वगैरह पे टैक्स नहीं लगाना है क्या बच्चा, और कुछ एग्जाम सर्विसेज हम आगे पढ़ेंगे बेटा, है ना भाई, क्लियर। तो 2012 में हो गया था बाजार काम, ये कोई जीएसटी में आने के बाद कोई नया चीज नहीं हुआ है। ऑल सर्विसेज वर मेड टैक्सेबल फ्रॉम 2012, और बोल दिया क्या, सारी सर्विस पे टैक्स लगेगा एक्सेप्ट कुछ सर्विस को छोड़ के बेटा, है ना। समझे कि नहीं समझे बच्चों, आवाज नहीं आ रही हुई। जब ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हो गया तो गवर्नमेंट ने भी दिमाग लगाया, ओ मालिक, सरकार, गवर्नमेंट को, सर जीएसटी कोई सपना रातों रात नहीं आया बेटा, कई सालों से इंतजार कर रहे थे, ये कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि एक सही दिन आएगा तब हम इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सर ध्यान से सुनना, गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स मर्ज करने का दिमाग में इनके 2006-7 में आ गया था बेटा। पर सर उस टाइम पे गुड्स पे टैक्स थे कैसे, एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स था कैसे, रिसीट बेस पे, हाँ ना भाई, क्लियर। कैसे टैक्स लाएंगे, तो सर उस टाइम ना हो पाया इनसे। फिर 2011 में इन्होंने सोचा क्या कि यार अब तो सर्विसेज पे टैक्स गवर्नमेंट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया बच्चा, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है सर। शुरुआत में क्या कहता, चिंता मत कर,
जब पैसे आएंगे तो टैक्स पे करना। हाँ है ना भाई। अब इन्होंने 2011 में क्या बोला कि साहब हमको देश के अंदर जीएसटी लाने का है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाने का है। सर हम इंडिया के अंदर एक सिंगल टैक्स लाएंगे, वन नेशन वन टैक्स बनाएंगे, तो सर हमको सर्विसेज और गुड्स का टैक्स भी तो एक साथ लाना पड़ेगा साहब। इसलिए इस बहाने से इन्होंने सर्विसेज को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया। जो रिसीट बेसिस पे टैक्स था उसको कैसे कर दिया बेटा? एक्रूअल, मतलब जब आपने इनवॉइस इश्यू किया तब टैक्स पे करना पड़ेगा, भले क्लाइंट पेमेंट करे या ना करे। जैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपने बिल इश्यू किया, आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे गुड्स में होता है बेटा कि माल बेच दिया, टैक्स पे करो, भले कस्टमर पेमेंट करे या ना करे। वही हो गया किसमें? आवाज अच्छा स्पार्क नहीं आ रहा सर, यस या नो? किसमें? सर्विसेज में। और बोल दिया क्या कि जैसे ही आप सर्विसेज सप्लाई करेंगे, बिल इश्यू करेंगे, लग जाएगा क्या? सर्विस टैक्स। और इन्होंने सर्विसेज को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया। और सर देश कौन सा बेटा अपना? सरकार भी कौन सी? भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। कम नहीं है बेटा, हम लोगों में से चुन चुन के पहुंचे वहां पे बेटा। हाँ है ना। इन्होंने जीएसटी का बहाना देके सर्विसेज को एक्रूअल बेस पे तो कर दिया, रिसीट बेसिस को भी नहीं छोड़ा बेटा। और दोनों हाथों में लड्डू रखे और बोल दिया क्या? एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। क्या बोल दिया बेटा? एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का नाम अभी क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। 2 मिनट। अब आप सोचेंगे सर एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या है? विच एवर इज अर्लियर का मतलब है कि अगर आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया तो टाइम ऑफ सप्लाई आ ही गया, पर इनवॉइस इश्यू नहीं किया पर पेमेंट आ गया तो भी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। है ना भाई। वहां से सर्विस टैक्स सर 1 अप्रैल 2011 से इन्होंने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। और जिसने बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल, अब सर्विसेज पे भी टैक्स एक्रूअल बेस पे भी लगेगा। अच्छा और वहां से सर्विसेज पे टैक्स एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से लगने लग गया बेटा। है ना भाई। ये कब की बात कर रहा हूं मैं आपसे? 2011। इधर देन यहां तक पहुंच गए बेटा आप लोग। अब देश कौन सा बेटा अपना? सरकार आएगी जाएगी पर देश तो एक ही रहेगा ना यार, लोग तो वही रहेंगे ना यार। और जैसे लोग वैसे सरकार भी तो है बेटा यार। है ना मालिक। और सर अब 2014 में तो सर मोदी जी आ गए बेटा। सर एक्चुअली जीएसटी आने वाला था अब तो बेटा, एक्चुअली वर्किंग चालू कर दी इन्होंने सर, एग्रेसिव मोड पे सर। बोल्ड डिसीजन लेने का पावर इनके पास था बेटा, पूरा देश इनके साथ था सर ये। हाँ है ना सर। अब क्या हो गया साहब? 2017 में तो जीएसटी लाना ही था बेटा इनको। अब गवर्नमेंट ने बोला क्या? अब तो साहब जीएसटी आ ही रहा है, अब तो हमको गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स मर्ज करना ही पड़ेगा। हाँ है ना। पर गुड्स पे टैक्स था कैसे? एक्रूअल बेस पे। और सर्विसेज पे टैक्स था कैसे? एक्रूअल और पेमेंट, एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। गुड्स पे टैक्स कैसे था बेटा? एक्रूअल बेस पे। सर्विसेज पर एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। तो इन्होंने बोला अब तो जीएसटी आ रहा है, अब तो सिस्टम बिल्कुल मर्ज करना पड़ेगा। तो गुड्स को भी क्या कर दिया इन्होंने? एक्रूअल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और टाइम ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया कि गुड्स हो या सर्विसेज हो। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, गुड्स हो या सर्विसेज हो, आने दो टैक्स। है ना सर। पहले गुड्स पे टैक्स था एक्रूअल बेस पे, सर्विसेज पे टैक्स था रिसीट बेस पे। धीरे से प्यार से जीएसटी के बहाने से सर्विसेज को भी एक्रूअल बेस पे लाया है, पर रिसीट को नहीं छोड़ा। एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब जब जीएसटी लाया तब गुड्स को भी क्या कर दिया? एक्रूअल और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। और दोनों ही गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों के लिए बोल दिया टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा?
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। आया मजा कि नहीं आया सर? आया मजा कि नहीं आया सर? और लिख दिया क्या? सप्लाई की डेफिनेशन लिख दिया, सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड। याद करो सप्लाई की डेफिनेशन बेटा। सप्लाई में क्या लिखा? सप्लाई इज मेड और अग्रीड टू बी मेड को क्या मान लेंगे? सप्लाई हो गया और लग गए क्या? जीएसटी, और उसको लिंक कर दिया टाइम ऑफ सप्लाई से, और टाइम ऑफ सप्लाई में भी लिख दिया क्या? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स हो या सर्विसेज हो। आया मजा कि नहीं आया? सेक्शन 12 बना दिया गुड्स के लिए, सेक्शन 13 बना दिया सर्विसेज के लिए, और दोनों में लिख डाला डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर गुड्स इंडस्ट्री वालों ने हंगामा कर दिया। जब जीएसटी आया गुड्स में भी मेरी दुकान है बेटा, मैं माल बेचता हूं, आपने मान लो 10 लाख का माल क्या मेरे को ऑर्डर दिया, मैं माल सप्लाई करूंगा 2 महीने बाद, आपने 1 लाख रुपए मुझे एडवांस दिया, तो एडवांस 1 लाख आया, उतने एडवांस से मुझे अभी टैक्स पे करना पड़ जाएगा साहब। जब एक्साइज था, जब वेट था, सेल्स टैक्स था, तब ऐसा नहीं होता था बच्चे। तो लोगों ने, गुड्स इंडस्ट्री वालों ने बोल दिया हमसे ना हो पाएगा, अब की बार नो मोदी सरकार। तो फटाफट नोटिफिकेशन शुरू किया। 15 नवंबर को नोटिफिकेशन आया 2017, 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया, 15 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन देके बोला ठीक है ठीक है ठीक है, गुड्स इंडस्ट्री वालों, क्या बोला साहब? मतलब गुड्स के सप्लायर, भले दुकान वाले हो या फैक्ट्री वाले हो, गुड्स वालों तुमको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अलग से नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या? गुड्स के केस में, किसी केस में बेटा? गुड्स के केस में अगर आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है, तो सर केवल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो होता है वही पे आपको लायबिलिटी आएगी, तभी आप टैक्स पे करेगा। आपको अगर एडवांस रिसीव हुआ है तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज ओनली फॉर गुड्स। सर्विसेज में तो पहले भी था ना एडवांस पे टैक्स। सर्विस वाले भी बोलेगी कि नहीं हमको भी नहीं चाहिए, बोले तुम्हारा सर्विस टैक्स में इतना दिमाग खराब मत कर, चल, है ना? तो सर्विसेज वाले तो वैसे भी एक्सेप्ट कर चुके कि ठीक है मारो, जो मारना है मारो साहब। क्लियर? तो सर्विसेज में तो अभी भी क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनफैक्ट गुड्स में भी अभी भी ये लिखा है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अलग से एक नोटिफिकेशन देके बोला क्या कि साहब गुड्स के केस में एडवांसेस रिसीव होने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? मजा आया कि नहीं आया बात में? क्लियर? समझे मेरी बात? प्रोविजंस कैसे बने समझ में आया कि नहीं आया? प्रोविजंस क्यों बने इस तरह के, वो समझ में आया कि नहीं आया? अब पढ़ेंगे ना प्रोविजन तो आपका माइंड मैच्योर है, अब टाइम लगेगा कम। और टाइम ऑफ सप्लाई इज जस्ट अ टॉपिक रे, ये तो मैंने है जो बुक के अंदर चैप्टर बना रखा अलग से बेटा, अदरवाइज इट्स जस्ट अ टॉपिक। 2-3-4 पेज का टॉपिक है बेटा ये। हाँ है ना भाई? ये तो मैंने इसको चैप्टर बना ताकि आपको एक अलग ही दुनिया दिखे टाइम ऑफ सप्लाई की। बच्चों क्लियर? समझे क्या है तक बात है बच्चों? अब आपको टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि आपका माइंड मैच्योर हो गया इस टॉपिक को लेके बेटा। आप ध्यान रखिए बेटा, मेरा टेक्निक यही है, हर टॉपिक का पहले मैं आपको लॉजिक दूंगा कि आखिर ये क्यों हुआ। मैं चाहता ये 20 मिनट खराब नहीं करता बेटा आपके, पर शायद ये 20 मिनट जो मैंने इन्वेस्ट किए अगले 3 घंटे की जगह आपको केवल 1 घंटा लगेगा टाइम बेटा। समझे मेरी बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही हो? और टॉपिक भी अपने आप समझ में आएगा, ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना, ना मेरे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना है बेटा। समझे ना? मुझे आपको कुछ याद कराना, ना आपको कुछ याद करना पड़ेगा सर। क्लियर? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बच्चों। हर एक टॉपिक पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए बेटा, जैसे हर एक दोस्त इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। कोई एक आधा सेक्शन भूल गए, सब सेक्शन भूल गए चलेगा, पर सर उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो वो टॉपिक में जो भूले वो अपना भी याद आ जाएगा सर। आपको रिवाइज करेंगे याद आ जाएगा बच्चों। बेसिक थीम आपके पास होनी चाहिए बच्चों हमेशा। ओके चलिए लेट्स बिगिन विद सेक्शन नंबर 12। सर सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या? गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई। किसके लिए बोलता है बच्चे? गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई। सर सुनना, सर पहले मैं सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 बता रहा हूं बेटा मैं आपको। ओके बुक्स में ध्यान नहीं, पूरा ध्यान मेरी तरफ बच्चों, मजा आएगा आपको बेटा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख मैं चाहता हूं कि आप ये जो हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसको यूज करो। ये सेक्शन नंबर मैंने बताया ना 2011 में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आए थे बेटा,
ये भी हमारे सामने आए थे। क्लियर सर? मेरे को आज भी याद है कि 2010 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2011 में जब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आए थे, ये रूल्स मैंने अपने नोट्स बनाए और पहली बार लेक्चर में पढ़ाया, तभी मैंने इस तरह से पढ़ाया था। समझे मेरी बात? कि उस टाइम जीएसटी के बहाना देके इन्होंने सर्विसेज को भी एक्रूअल बेस पे कर दिया था बच्चों। तो इतना वाइड एक्सपीरियंस आप यूज करिए ना यार, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इतना एक्सपीरियंस। जरूर थोड़ी ठोकर खा के ही सीखे बेटा, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी तो सीख सकते हैं हम लोग यार। वही फायदा है आपको यहां पढ़ने का बेटा, दैट्स इट। सर सुनना बात को ध्यान से। तो मालिक इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स पर लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की, कब? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? ये फॉलोइंग सबसेक्शन आपको बताएंगे। मतलब सबसेक्शन 1 ने कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बताया, पर सबसेक्शन 1 ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है। बात क्या करी है? कि सर लायबिलिटी कब आएगी जीएसटी की? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। हाँ है ना भाई? और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? फॉलोइंग सबसेक्शन आपको बताएंगे बच्चों। हाँ है ना भाई? क्योंकि लायबिलिटी आएगी तभी तो टैक्स पे करने की बात आएगी मेरे भाई। और जिस महीने में लायबिलिटी आएगी उस महीने की लायबिलिटी आपको 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक पे करना पड़ता है बच्चों। यस या नो? तो लायबिलिटी कब आएगी? जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? अब पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है बच्चों? सबसेक्शन नंबर 2 शुरू करूं क्या? सबसेक्शन नंबर 2 हम बात करें किसकी? गुड्स की बेटा। तो गुड्स के केस में बोल दिया क्या? सर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। गुड्स डेट ऑफ अच्छा बुक्स में मत देखना बेटा, है ना? वहां पे क्या होता है, कुछ एक दो लाइन और लिखी होती है, वो एक दो लाइन क्या मैं एक साथ नहीं बोल सकता, धीरे धीरे आपको माइंड में फिट करनी पड़ती है मेरे को बेटा। मैं एक साथ बोल दूं ना तो आप मिक्स कर देंगे बात को बेटा, इसलिए पूरा ध्यान मेरी तरफ, ऐसा फिट करूंगा दिमाग खराब। ओके सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बोला मालिक? और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन दे रखा है गुड्स के लिए और बोल दिया क्या कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आपको एडवांसेस रिसीव होते हैं तो ऐसे केस में उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। या ऐसे बोल दो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 2 उसका जो क्लोज नंबर ए है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। मतलब क्लोज ए क्या था बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। आपको पेमेंट रिसीव को भरोसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 के लिए नोटिफिकेशन आया बेटा ये। क्लियर? तो मतलब एडवांसेस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वापस सुनना, मैं एक टेक्निकल पॉइंट समझाना चाहता हूं बेटा। इसके अंदर पढ़ा हमने बड़ी सुंदरता से, शिद्दत से बेटा, पर इसका कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा आपके पास। ए भाई, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 जो है ना बेटा, उसमें तो आज भी क्या लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। वो तो एक नोटिफिकेशन देके बोला कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपको एडवांसेस रिसीव होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ है ना भाई? अदरवाइज टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया एडवांस आने पे भी बेटा। वो तो गवर्नमेंट अलग से बोला कि ठीक है टैक्स पे मत करना चलेगा साहब। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या बोला सर? अरे बेटिंग, गेमलिंग, लॉटरी वगैरह बेटा, इसमें तो आपने पेमेंट जैसे एडवांस दिया टैक्स पे करो, दिमाग खराब मत करो बेटा। अरे ऐसे नो, जुआ खेलने के लिए जैसे ही पैसा दिया टैक्स पे करो, अब जुआ खेलते रहना, आई डोंट केयर। क्लियर? तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए क्या बोल दिया बच्चों कि जैसे ही आपने पेमेंट दिया है वहां तो एडवांस पे टैक्स लगेगा, बाकी किसी भी गुड्स केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बोला सर? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर गुड्स केस में आपको जो पेमेंट रिसीव हुआ उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे केस में सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में तो टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पे करना पड़ेगा। क्लियर? डन। सेकंड बात,
फिर एक बात सोचना बेटा, ए होशियारी, एक बात सोचना, ये टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा गुड्स में, वापस बताना मुझे। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। मान लो कस्टमर ने एडवांस पेमेंट नहीं दिया, अच्छा वैसे भी गुड्स के केस में तो एडवांस की बात ही नहीं आती बेटा, तो कुल मिला के हो क्या रहा है, लायबिलिटी कब आएगी जीएसटी की, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। देश कौन सा बेटा अपना, ऐसे से लोग बेटा तेजस्वी बेटा, मतलब दिमाग आप देख लो तो दिमाग आपका खराब हो जाए बेटा। मतलब टैक्स की लायबिलिटी कब आएगी बेटा, अगर इनवॉइस इश्यू किया तो लायबिलिटी आएगी। ये देखो, ये देखो बेटा, सर ये तेजस्वी लोगों के दिमाग में आइडिया आ गया क्या, एक काम करने का, जब तक कस्टमर पेमेंट नहीं करता तब तक इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं, ताकि अपनी जेब से टैक्स नहीं पे करना पड़े। आपने माल सप्लाई कर दिया, बिल इश्यू कर दिया, तो सर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई, जेब से टैक्स पे करो। कस्टमर हो सकता है 3 महीने बाद पेमेंट करेगा साहब, तब तक तो अपना वर्किंग कैपिटल अटक गया ना यार। तो तेजस्वी लोगों के दिमाग में आइडिया आ गया क्या, एक काम करने का, अपने भी इनवॉइस इश्यू करने का ही नहीं। वो डू मीन बाय टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, नो इश्यू ऑफ इनवॉइस, नो लायबिलिटी। जब लायबिलिटी नहीं आई, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आया, टैक्स पे करने की बात आती नहीं है, टैक्स पे करने की बात आती नहीं है, तो रिकवरी की बात तो आएगी ही नहीं। अब सोचिए, आप यहां बैठे बैठे इंटरमीडिएट लेवल पे हो और आपको यहां बैठे बैठे 2 मिनट में आइडिया आ गया, तो जिसका धंधा है बेटा, जिसकी एक्चुअल जेब से पैसा जा रहा है, उसके दिमाग में तो आया ही होगा ना बेटा यार। तो सरकार क्या है ना, क्लियर, वो भी तो चुन चुन के पहुंचे हुए लोग हैं यार। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको बेटा। इसलिए सर जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से वो शुरू करते हैं। तो उन्होंने यहां प्रोवाइजो ऐड कर दिया और बोल दिया क्या कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया, जितने टाइम में एज पर सेक्शन नंबर 31 इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए, उतने टाइम में अगर आपने बिल इश्यू नहीं किया, तो साहब जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब आप इनवॉइस इश्यू करो या ना करो, जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन नंबर 31, जो हमने टाइम लिमिट दे रखी इनवॉइस इश्यू करने की, उतने टाइम में अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो वो दिन जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था हमारे हिसाब से, वही दिन हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, और आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। अब पेमेंट कर देना, नहीं किया तो हम रिकवरी करने पहुंच जाएंगे। भारत माता की जय। आया मजा कि नहीं आया? मैं चाहता हूं ये लो ड्राफ्टिंग आप सीखे यार, मजा आया आपको। अब इसको भूल सकते हो क्या, मुझे बताओ यार, इसको भूल सकते हो क्या कि दिमाग में आइडिया आया तो गवर्नमेंट ने ये सॉल्यूशन किया। आप ऐसे पढ़ो ना यार, लॉ में लिखा हमने याद कर लिया, अरे यार ऐसा क्यों, इसलिए मैं कहता हूं बुक्स बंद। बुक्स में देखते तो क्या होता है, ये लाइन पहले दिख जाती है आपको बेटा, तो आपका दिमाग नहीं चल पाता बेटा। अभी क्या हुआ, आपका दिमाग चला बेटा, और आपने बोला सर ऐसा कर ले, तो मैंने कहा आपने ऐसा किया तो हमने भी ऐसा कर ले। तो आप समझिए, लो बनाइए यहाँ बैठ के, याद नहीं करिए। सर मैं आपको कह रहा हूं कि जीएसटी बनते क्या, मतलब सब कुछ इसका देखा है सर अपन ने, क्लियर। मैंने सर, आप सोचिए, आप सर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप लगभग 7-8 महीने में सर 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सर। मैंने पिछले 15 साल में एक ही सब्जेक्ट पढ़ी है सर, 15 साल में, और एक बार नहीं, दिन रात। तो वो मजा लीजिए ना अब यार, हाँ ना भाई, एक एक वर्ड का ऑपरेशन किया हुआ है सर। अरे यस या नो, क्लियर। तो सर पॉइंट आता है क्या, गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया, तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था इसमें सेक्शन नंबर 31, वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा बेटा, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस। आप समझिए सर, मेरी पढ़ाने की टेक्निक समझिए बेटा, मैं अपने आप आपको ऐसी सिचुएशन में खड़ा करूंगा कि आपके दिमाग में लगेगा सर ये क्या होगा, बताओ मुझे। वो क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगा, फिर देखो अपना पॉइंट आता है और याद अपने आप हो जाएगा सर आपको। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज द
टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस वो सेक्शन में 31 में दिया हुआ है, जो आपका चैप्टर में 12 है, पर मैं आपको अभी बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे बेटा, वरना पर यह मजा कैसे आएगा यार। इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस कितने टाइम में इश्यू करना पड़ता है मालिक? इनवॉइस कितने टाइम में इश्यू करना पड़ता है? दिस इज द क्वेश्चन। बताओ, आप सोचो, मैंने गुड्स बेच दिया, कितने दिन के अंदर मैं बिल इश्यू कर सकता हूं? सर आप सोचो, क्या बिना बिल के माल बाहर जा सकता है क्या? वरना रास्ते में ऑफिसर अगर गाड़ी पकड़ ले, हम तो क्या बोलेंगे, हाँ बिल आ रहा है पीछे से, हाँ है ना, क्लियर। इसीलिए क्या बोला मालिक? इसीलिए सर गुड्स के केस में बोल दिया क्या सर, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। क्या बोला मालिक? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। समझे? माल आपके यहां से निकल रहा है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बिल इश्यू करना पड़ेगा। सर गुड्स के साथ में बिल होना ही चाहिए बेटा, नहीं है मतलब टैक्स चोरी कर रखा आपने साथ। तभी तो आपने देखा होगा ना, कई बार ऑफिसर्स रास्ते में गाड़ी रोक के सर चेक करते ही बिल है कि नहीं बेटा, ताकि पता पड़ जाएगा टैक्स चोरी किया हुआ कि नहीं किया हुआ साहब। समझे आप मेरी बात? तो सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्लियर सर? जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया है उस दिन या उस समय या उससे पहले आपका इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा आया मजा? आगे नहीं आया सर? तो आपने बिल इश्यू कर दिया तो ठीक है साहब, वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बिल इश्यू नहीं किया तो जब बिल इश्यू हो जाना चाहिए था, मतलब ऑन और बिफोर रिमूवल, वही दिन क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको और केस बता रहा हूं कि इनवॉइस इश्यू कब करना पड़ता है। सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 तो खत्म हो गया बेटा, अब मैं बता रहा हूं क्या सेक्शन में 31 की गुड्स के केस में इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है। उसमें 2-3 केस और बेटा। तो इनवॉइस इश्यू कब करना पड़ता है इन केस ऑफ गुड्स? फर्स्ट केस व्हेनेवर योर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स जब मैं बेच रहा हूं तब मूवमेंट हो रहा है, गुड्स यहां से वहां जा रहा है बेटा, मूवमेंट हुआ ना गुड्स का, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर? यस, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। क्लियर सर? भले ही कस्टमर आके यहां से ले जा रहा है या मैं कस्टमर क्या डिलीवर कर रहा हूं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस प्लेस ऑफ बिजनेस से आप धंधा कर रहे हो, उस प्लेस ऑफ बिजनेस से जब गुड्स बाहर निकल रहा है, उससे पहले आपका बिल इश्यू हो जाना चाहिए। Whenever your transaction involves movement of the goods, तो on or before removal of the goods invoice is required to be issued। समझ में आया क्या बेटा बात? सेकंड केस, whenever transaction does not involve movement of the goods, whenever transaction does not involve movement of the goods, जैसे कोई मशीन है कहीं पे इंस्टॉल्ड है बेटा, वो मशीन मेरी है, मैंने आपको मशीन बताई खरीदनी है क्या, बोले हाँ खरीदनी है, और वही की इंस्टॉल्ड मशीन मैंने आपको बेच दी बेटा। अब वही से मशीन इंस्टॉल करे हुए आप अपना धंधा करेंगे बेटा, है ना भाई? क्या मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है क्या बेटा? तो व्हेनेवर ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऑन और बिफोर द टाइम व्हेन आई मेड दिस गुड्स अवेलेबल टू यू बेटा, जब मैंने आपको गुड्स डिलीवर किया, उसकी इफेक्टिव डिलीवरी दी बेटा कि आज से उस गुड्स के मालिक आप, तो उस दिन या उससे पहले बिल इश्यू हो जाना चाहिए बेटा। When the goods were made available to the customer, क्या बोला बच्चे? When the goods were made available to the customer is the date, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए। अगर इश्यू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं इश्यू किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था, वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। है ना सर? अरे क्लियर? डन। चलिए एक और केस मान लो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। देखो ये नीचे गिर गया बेटा बोतल, पर फिर भी चेक करो,
सही है तो रखना, नहीं तो वापस रिटर्न कर देना बेटा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है उसमें? सर मैंने माल बेच दिया है आपको, आप चेक करना, पसंद आए तो रखना, नहीं तो वापस भेज देना। होता ना सर ऐसा? सेल ऑन अप्रूवल बेस पे होता ना बेटा। तो जब मेरे यहां से गुड्स रिमूव हो रहा है, जब मेरे यहां से गुड्स रिमूव हो रहा है, तब नहीं पता कि वो सेल होगा कि नहीं होगा। हाउ कैन आई इशू द इनवॉइस यार? हाउ कैन आई इशू द इनवॉइस टू द कस्टमर? बिकॉज अभी तो वो कस्टमर है कि नहीं मुझे नहीं पता बेटा। अरे ये से नो, तो पॉइंट आता है क्या, इनवॉइस कब इश्यू करना है। तो सर ऐसे केस में जब मैं गुड्स मेरे यहां से रिमूव करता हूं तब डिलीवरी चालान देता हूं बेटा। क्या देता हूं बेटा मैं? ताकि कोई डॉक्यूमेंट तो रास्ते में होना चाहिए ना यार, कि ये सेल ऑन अप्रूवल बेस पे साहब मैंने अभी बिल इशू नहीं किया, ये डिलीवरी चालान है इसका, इस डॉक्यूमेंट की बेस पे मैं डिलीवरी कर रहा हूं वहां पे। अब इनवॉइस कब इश्यू करने का है? या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया बेटा, मतलब या तो सप्लाई हो गया। सर 4 साल हो गए सप्लाई नहीं हुआ, ऐसा कर क्या रहा है भाई आदमी? गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहा हो फिर तो आप बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स भी तो नहीं मिला गवर्नमेंट को यार। इसलिए 6 महीने का वक्त दिया। कितना बेटा? 6 मंथ का वक्त दिया कि साहब 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल। हाँ ना मालिक? सर सुनना बात को ध्यान से। तो सर वेर एवर गुड्स आर सप्लाइड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो इनवॉइस कब इश्यू करना है? सर या तो सप्लाई हो गया मतलब अप्रूवल आ गया, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अगर इनवॉइस इश्यू कर दिया तो वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो यस सर, क्लियर, डन। अब बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे कि सर सरकार को पता कैसे पड़ेगा कि आपने माल बेच दिया, माल रिमूव कर दिया? अरे स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है ना यार। गवर्नमेंट कभी भी आके चेक करेगी आपका ऑन रिकॉर्ड स्टॉक कितना है और फिजिकल स्टॉक कितना है ना? अच्छा तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट इनको अपॉइंट किया जाता है फॉर ऑडिटिंग पर्पस बेटा। सीएस आर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग पर्पस, है ना भाई? क्यों किए जाते हैं? इसलिए तो किया जाता है ताकि वो चेक करे एंड अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखे कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ ये जो इसने स्टॉक दिखाया है वो सही है। और उस ऑडिट रिपोर्ट में सरकार विश्वास करती है और कुछ सेलेक्टेड बेसिस पे सरकार के ऑफिसर खुद जाते हैं चेकिंग करने के लिए बेटा। उनको राइट अधिकार है उनको कि किसी भी रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पे वो जा सकते हैं और वेरिफिकेशन चेकिंग कर सकते हैं। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? अदरवाइज जीएसटी जस्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या बचा ये? सरकार विश्वास करती है आप पर कि आप जो करेंगे वो सही करेंगे सर, बस उसके वेरिफिकेशन के लिए हम ऑडिट कराते हैं। उसके वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं, ऑडिट करने आ सकते हैं, चेकिंग करने आ सकते हैं बेटा। कुछ गड़बड़ पाई गई तो सर वहां आपको नोटिस इश्यू किया जाएगा बाद में बेटा। वो बात की बात है बेटा। सर गवर्नमेंट ने लिखा क्या? मर्डर करना पाप है, अगर किया तो फांसी है। गवर्नमेंट को पता कैसे पड़ेगा मर्डर किया कि नहीं किया? वो एक अलग चीज है बेटा। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, हाँ गवर्नमेंट ने लिखा है क्या? आपने गुड्स रिमूव किया तो इनवॉइस इश्यू करना है। अब गवर्नमेंट को पता कैसे पड़ेगा कि आपने रिमूव किया कि नहीं किया? वो अभी टॉपिक मेरा नहीं है बेटा। चोरी करना पाप है ये लिखा है, पर आप कैसे पकड़ में आओगे वो बात की बात है बेटा। हाँ ना मालिक? तो अभी मेरा पॉइंट क्या है बेटा? लायबिलिटी कब आती है? जब रिमूव करोगे तब आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, लायबिलिटी आ जाएगी बच्चा। बोलो यस सर। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? आवाज नहीं आ रही? ओए यस। समझे मेरी बात? तो सर इन केस ऑफ गुड्स, क्या बोला बच्चे? इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? आवाज नहीं आ रही? ओए चलिए एक और बात बताऊंगा लास्ट बेटा। इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है उसका पॉइंट बताता हूं मैं आपको बेटा। सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या मालिक? सर लाइट का बिल आता है क्या आपके पास? अरे लाइट का बिल आता है क्या? लाइट का बिल क्या है? लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सर? गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स, नॉट सर्विस।
सेल जितनी यूनिट कंज्यूम करा उतना आपको पेमेंट करना पड़ता है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी इज गुड्स। अरे घर पे एलपीजी गैस की पाइपलाइन है क्या बेटा? अरे किचन के अंदर बेटा खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस की पाइपलाइन है क्या बेटा? वहां गैस कंटिन्यूस आती ना बेटा यार। आप गैस बंद करेंगे गैस बंद हो जाएगा, आप चालू करेंगे चालू हो जाएगा। हाँ है ना भाई? क्लियर सर? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसमें बिल कब इश्यू करेंगे यार? जैसे ही गैस आ रही है बिल भी साथ में आ रहा है, ऐसा सोचो आप ध्यान से यार, समझिए मेरी बात को ध्यान से। तो आप, मैं पढ़ाता नहीं, आप प्रैक्टिकली सोचिए, मजा आना चाहिए आपको, हंसी आनी चाहिए। हाँ यार ऐसे कैसे होगा यार? बताओ ऐसे केस में क्या बिल कैसे आता है? आप बताओ, सोचिए। मंथली बेसिस पर एक मीटर लगा होता है बेटा, और मीटर की रीडिंग होती है बेटा उसके अंदर। उस रीडिंग को उनके ऑफिसर आके चेक करते हैं और उस रीडिंग के हिसाब से आपको बिल दिया जाता है बच्चा। हाँ है ना भाई? मतलब पीरियडिकली एक पीरियड फिक्स हो जाता है, भले मंथली हो बाय मंथली हो सर। अरे हाँ है ना? 10 दिन में हो, वो डिपेंड्स ऑन सप्लायर एंड रेसिपिएंट बेटा। कि हम 15 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, ये सब अलग अलग बात है बेटा। सर क्या होता है इसके अंदर? इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। अरे यस नो, कब इश्यू करना पड़ता है बेटा? सर अभी गैस पाइपलाइन के केस में क्या होता है? वो मीटर रीडिंग करता है फिर आपको बिल देता है। मतलब पीरियडिकली वो क्या करते हैं? चेक करते हैं कितना माल सप्लाई हुआ है और उसके बाद हिसाब करते हैं बेटा, और देखते हैं इतना यूनिट कंज्यूम हुआ है, ये रहा आपका इतना अमाउंट, इतना बिल बनता है, साहब हमको पैसा दे दीजिए बेटा। हाँ होता है कि नहीं होता बच्चा, मुझे बता। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, देयर मे बी मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। मान लो मेरा माइनिंग का काम है बेटा। किसका काम है बेटा? माइनिंग का। माइंस है साहब हमारे, मिनरल ऑयल्स, सॉरी मिनरल्स हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, है ना सर? अब आपका सर मेरा सोप स्टोन का माइनिंग है बेटा। आप साबुन बनाते हो बेटा, साबुन, सोप सोप नहाए कभी बेटा जीवन में? हाँ है ना बेटा? सर सुनना ध्यान, हाँ नहाते पानी से बेटा मान लिया, पर साबुन काम आता है ना बेटा? वो आप बनाते हो बेटा। साबुन किससे बनता है? सर पाउडर से। पत्थर होता है ना, पत्थर। क्लियर? सॉफ्ट स्टोन होता है बेटा, सॉफ्ट पाउडर, सॉफ्ट पत्थर होता है बेटा। वो निकलता है, उसको क्रश करते हैं, उसका पाउडर बनता है, उसमें फिर एसेंस वगैरह ऐड करते हैं, उससे बनता है साबुन। हाँ पहले क्या होता था सर? पुराने जमाने में लोग मिट्टी से नहाते थे ना बेटा, वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है सर? आपको नहीं पता? अब पता पड़ा ना बेटा आपको? बस सर सुनना। आप ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? डाउट जीएसटी में है कि जो मैंने बताया उसमें? सर डाउट हमको किसी भी नहीं, आप पे ऐसा? सर नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो मालिक सुनना ध्यान से, अरे पुराने जमाने में लोग मिट्टी से नहाते थे बेटा, ये तो पता है ना आपको? क्लियर? मिट्टी से तो बनता है साबुन, और क्या बनता है? बस उसमें एसेंस ऐड कर देते हैं, उसको सॉफ्ट बना दिया एकदम बेटा, है ना सर? उसके अंदर इस तरह के कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए जिससे आपको अच्छे से मजा आ जाए जीवन में कुल मिला के। सर काले गोरे हो जाए बेटा, इसे अच्छी सी हीरोइन आती है बेटा, है ना बेटा? इधर ध्यान। क्या? संतूर मम्मी बेटा, वेरी गुड बेटा। सर क्या? पियर्स बेटा। पियर्स केड में इतना मजा नहीं आता जितना लक्ष्य में आता है बेटा। सर सुनना। सर ओके ओके, जस्ट जस्ट किडिंग, ओके ओके, मेरी बात समझना बेटा ध्यान से। सर इधर ध्यान, इधर ध्यान। आपने तो छोटा ही ऐड देखा, मैंने पूरा ऐड देखा बेटा, वो बोला। सर सुनना, अब मेरा पॉइंट आपसे पूरे में क्या था? जो आप वो एड खत्म होने वाला होता ना, उसको ऐसे देखते हो ना बेटा, वो पूरा नहीं था बेटा। इधर ध्यान। सर मान लो, फालतू बात करते हो केवल। सर सोप स्टोन की मेरी क्या है? फैक्ट्री बेटा। सोप स्टोन की मेरी सर फैक्ट्री, क्या सॉरी माइनिंग करता हूं मैं बेटा, वो स्टोन निकलता है बेटा, है ना भाई? सर अब एक्चुअली क्या, उसके बाद भी 2 प्रोसेस होती है, 2 प्रोसेस के बाद वो पाउडर सप्लाई होता है, उसके बाद साबुन बनता है बेटा। तो ठीक है, मैंने शॉर्टकट बताया आपको बेटा, ठीक है सर? अब वो जो पत्थर निकलता है, आपका और मेरा डील हुआ है कि सर आपको 100 टन माल चाहिए या 1000 टन माल चाहिए सर,
या एक और इजी समझ लो आप, आपको मान लो 50 ट्रक माल चाहिए बेटा, 50 ट्रक भर के, ठीक है साहब। अब 50 ट्रक भर के माल केवल मैं आपको दे दूंगा, बाकी लोगों को क्या होगा बेटा, तो मेरे को सबको मैनेज करना पड़ता है। मैंने कहा 3 महीने में माल सप्लाई होगा धीरे धीरे करके, ये बोला डन सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये 6 महीने में माल सप्लाई होगा, ठीक है सर, डील डन। अब हमने बोला कि माल एक साथ तो अब कितना निकलेगा वो हम बाद में हिसाब कर लेंगे सर एक साथ, क्लियर। तो आपने और मैंने क्या किया, हर जब माल सप्लाई होता है उसका हिसाब हमने मेंटेन किया, और 6 महीने बाद जब पूरा सप्लाई हो जाएगा सर तब फाइनल हिसाब करेंगे। एक बार हर महीने पैसा तो चाहिए ना मेरे को यार। तो आपने और मैंने डिसाइड किया कि एवरी मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 5 तारीख को आप और मैं, या तो मैं आपको, मैं सप्लायर हूं आप रेसिपिएंट है, या तो ऐसा फिक्स कर लेते हैं कि एवरी मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 5 तारीख को आप मुझे 10 लाख रुपए पे कर देना। कितना? या फिर अच्छा एक बार पहले 10 लाख वाली बात पूरी करता हूं। 10 लाख पे करेंगे, 6 महीने तक पे करेंगे, फिर 6 महीने जब खत्म होंगे तब एक्चुअल हिसाब देख लेंगे कितना बनता है, वो प्लस माइनस जो भी होगा दैट विल बी एडजस्टेड बेटा। एक सीन तो ये बेटा। दूसरा सीन, हर महीने जितना मैंने माल आपको सप्लाई किया उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक हिसाब मैं बना के आपको भेज दूंगा अगले महीने की 5 तारीख तक, है ना भाई। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपको भेज दूंगा बच्चों, क्लियर। तो 2 तरह की डील होती है बेटा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, कि ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस इधर सप्लायर विल इश्यू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू द कस्टमर और कस्टमर विल मेक अ पेमेंट टू दी सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड गुड्स सप्लाइड टू हिम बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करने का है, इनवॉइस कब इश्यू करने का है, क्योंकि हर बार जब माल जाएगा तब डिलीवरी चालान जाएगा, क्या जाएगा बेटा तो इनवॉइस कब इश्यू करने का, तो बोल दिया क्या, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ जब जब सप्लायर कस्टमर को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा है साथ में बिल भी इश्यू कर देगा, या फिर कस्टमर अगर मुझे पेमेंट कर रहा है ऑन अ पीरियोडिकल डेट उस दिन या उससे पहले मैं उतने अमाउंट का बिल इश्यू कर दूंगा बेटा। तो हर महीने की 5 तारीख को आप अगर मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हो, ऐसा हमारा फिक्स हुआ है, तो 5 तारीख या उससे पहले पहले मुझे आपको 10 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए का बिल इश्यू करना पड़ेगा, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इश्यू कर रहा हूं तो साथ में मैं बिल भी आपको भेज दूंगा बेटा, हाँ है ना भाई। अब मान लो 6 महीने तक क्या हुआ बेटा, 10-10 लाख का मैंने आपको बिल इश्यू कर दिया, या जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट था उसमें जो माल सप्लाई हुआ उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बिल इश्यू कर दिया। फिर जब 6 महीने खत्म हुए तब आपने और मैंने वापस हिसाब किया, हिसाब किया तो बनता था कितना, 65 लाख, कितना बनता बेटा, तो रिमेनिंग 5 लाख का मैं बिल और इश्यू कर दूंगा एंड उस पर टाइम ऑफ सप्लाई वापस आ जाएगा बच्चा। बोलो यस सर। तो जब रेस्पेक्टिव 10-10 लाख के बिल इश्यू किए, है ना, तब टाइम ऑफ सप्लाई 10-10 लाख पे आ जाएगा, 5 लाख पे टाइम ऑफ सप्लाई लास्ट में और आ जाएगा बच्चों, यस या नो, पक्का। तो इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, वो 5 तारीख जब आप मुझे पेमेंट कर रहे हो वो दिन, या मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू कर रहा हूं वो दिन। अगर मैंने बिल इश्यू कर दिया तो इनवॉइस का दिन ही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर मैंने बिल इश्यू नहीं किया तो जब बिल इश्यू कर देना चाहिए था वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और ध्यान देना कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आप जो मुझे 5 तारीख को 10 लाख रुपए पे कर रहे हो ना, 10 लाख रुपए, वो मुझे एडवांस पे नहीं कर रहे हो आप, वो तो एक्चुअली माल सप्लाई कर चुका हूं मैं, उसका एक एस्टिमेटेड हिसाब का पेमेंट मुझे कर रहे हो बेटा आप, दैट इज नॉट एडवांस पेमेंट बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। उस टाइम में मेरे को इनवॉइस इश्यू करना होता है इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई आता है बच्चों, क्लियर, डन। इसी के साथ ये टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 अलोंग विद रूल सेक्शन नंबर 31 खत्म होता है। अब समझे मेरी बात बच्चों। तो सर मेरे को टाइम ऑफ सप्लाई में टाइम नहीं लगा बेटा, मेरे को टाइम लगा कहां पे, इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है उसके हिसाब से बेटा, हाँ है ना भाई। अगर कस्टमर ने आपको ज्यादा पेमेंट कर दिया तो जितना पेमेंट किया उसने उतने का बिल इश्यू करना पड़ेगा, पीरियोडिकली जब जब वो पेमेंट करेगा तब तब आपको उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अरे क्लियर, समझे मेरी बात, समझे। और जितने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू किया उतने का लायबिलिटी आप पे टैक्स का आएगा, ओके। और मान लो सर लास्ट में जब हिसाब किया हमने, मान लो तो आपने 6 मंथ में कितना कर दिया मेरे को पेमेंट, 60 लाख, पर फाइनली जब हिसाब किया तब बना कितने का बेटा, 58 लाख, 58 लाख का।
तो मैंने आपको टोटल 60 लाख का बिल इश्यू कर दिया, 60 लाख पे मैंने जीएसटी भी पे कर दिया बेटा। अब 2 लाख का क्या होगा, मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा। क्या दूंगा बेटा मैं, और आपको 2 लाख का अमाउंट में रिफंड करूंगा, और 2 लाख पे जो मैं टैक्स गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे कर चुका हूं उसका मेरे को गवर्नमेंट रिफंड दे देगी बेटा। या भी मेरी फ्यूचर महीने की लायबिलिटी में वो 2 लाख का टैक्स जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, फिर रिफंड मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं सब उसमें। हाँ ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई? अरे क्लियर, डन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा। क्लियर, डन। तो वापस एक बार रिपीट कर दूंगा बेटा मैं पूरा पॉइंट। तो सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 खत्म होता है। अब मैं वापस से बोल रहा हूँ बच्चा आपके लिए पूरा पॉइंट जो मैंने बताया आपको अब तक बता दूं मैं आपको बेटा, ताकि पूरा A to Z आपका वापस से कनेक्ट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 1 ये कहता है क्या, जीएसटी पे करने की लायबिलिटी कब आएगी, जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। और टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, ये फॉलोइंग सबसेक्शंस बताएंगे। और सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है क्या, जब भी सप्लायर की लायबिलिटी आती है टू पे द टैक्स, जब भी सप्लायर की लायबिलिटी आती है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटा, है ना। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बोला बच्चे, और द लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड एज पर सेक्शन 31। या तो आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया और इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया, तो वो लास्ट डेट जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31 बेटा, है ना भाई। वो दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर एक नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या कि गुड्स के केस में सर केवल क्लोज नंबर ए जो है ना बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द डेट जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वही देखने का फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको एडवांस रिसीव होने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लगता है बेटा, हाँ है ना भाई। तो गुड्स में केवल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ऐसा है जिसपे जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन एडवांसेस आल्सो बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर, डन। और हाँ, इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है सर, सबसे पहला केस बोलता है क्या सर, व्हेनेवर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। एंड व्हेनेवर ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो जब मैंने गुड्स कस्टमर को अवेलेबल करा दिया उस दिन ही गुड्स का इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, या उसको डिलीवरी दे दी मैंने गुड्स की, एक तरह से इफेक्टिव डिलीवरी बेटा, इफेक्टिव डिलीवरी कि इस गुड्स के मालिक आप आज से बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में या तो सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करेगा या रेसिडेंट पीरियोडिकली पेमेंट करेगा। तो जितना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इश्यू कर रहा हूं या फिर जितना कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है उतने अमाउंट का मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है, हाँ है ना भाई। और सर सेलोन अप्रूवल बेसिस, सेलोन अप्रूवल बेसिस के केस में सर या तो 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल या एक्चुअली उसने एक्सेप्टेंस दे दी, सप्लाई हो गया, विच एवर इज अर्लियर, उस दिन मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई आता है। इसी के साथ भारत माता की जय। आया मजाक ही नहीं आया सर, अरे पक्का। ओके सर, ये है आपका टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सेक्शन 12(1), ये सेक्शन नंबर 12(2) अलोंग विद द सेक्शन नंबर 31 बेटा। अरे क्लियर, आवाज नहीं आ रही हुई? ये देखिए 15 नवंबर को नोटिफिकेशन इशू हुआ था बेटा, नोटिफिकेशन में 66 ऑफ 2017। अच्छा, कंपोजिशन सप्लायर के लिए अलग से टैक्स पे करने की स्कीम होती बेटा। अभी कंपोजिशन सप्लायर क्या तो मैंने पढ़ाया नहीं, इसमें एक वर्ड आएगा यहाँ पे कि एक्सेप्ट कंपोजिशन लेवी वाले। तो कंपोजिशन लेवी वाले क्या, वो छोड़ो अभी, आपको नहीं देखने का बेटा, हाँ है ना भाई। कुल मिला के सारे केस में, गुड्स के केस में आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, पक्का, डन। स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम मैंने बता रखा आपको, और यस नो बच्चों, ठीक है। अच्छा सुनो रहा, ए भाई मैंने इनवॉइस जो इश्यू किया वो 2 लाख का इश्यू किया है, तो कितने का टैक्स लायबिलिटी आएगा? 2 लाख पे टैक्स लायबिलिटी आएगा टू द एक्सटेंट इनवॉइस इज इश्यूड बेटा। अरे हाँ है ना भाई, ठीक सर, ठीक है। फिर टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस मैंने बता रखा है, सेक्शन नंबर 31। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मैंने बता रखा है। फिर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, 6 महीने माल सप्लाई किया बेटा कंटिन्यूस, उसका मैंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है बेटा आपको एग्जांपल के लिए। अरे क्लियर, डन। सरकार इलेक्शन 1 दे रखा है, इलेक्शन 2 दे रखा है, छोटे छोटे इलेक्शन दे के समझ में आएंगे। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का ये है सेक्शन नंबर, इलेक्शन 2 है बेटा, 1 नहीं है। पर हाँ ये इलेक्शन में आपको कराऊंगा, रुकिए भी आप। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? चलिए सर, अब आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 3 पर। आप अगर बोलते हो तो एक बार ब्रेक दे दो बेटा छोटा सा, या पढ़ा दो, बोलो क्या करने का है? डू यू नीड अ ब्रेक? ओके चलिए। तो सर आई होप सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 समझ में आया। मैं इसके क्वेश्चन करूंगा दोनों इलस्ट्रेशन जो बाद में लास्ट में एक साथ करूंगा सारे क्वेश्चन। क्लियर? पर यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
क्या टफ लगा क्या बच्चों? देखा जाए तो हमने केवल एक सबसेक्शन पढ़ा है अब तक, पर सर पूरा बैकग्राउंड अगर आपको समझ में आ गया तो अब आगे टाइम नहीं लगता है बेटा। और सेकंड थिंग, जब भी आप रिवाइज करेंगे तो पहले आप इस बैकग्राउंड को जरूर ध्यान रखिए, उसके बाद अपना रिवीजन करिए बेटा। क्लियर? उससे आपको टाइम बहुत कम लगेगा और मजा भी आएगा रिवीजन करने में आपको बेटा। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट बेटा। अरे क्लियर? डन। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।